सबसे पहले सर एक बेसिक क्वेश्चन जो रहता है सर, एडिक्शन जो है मेंटल डिसऑर्डर है, हैबिट है या डिजीज है? अगर है तो किस लेवल के बाद एडिक्शन जो है मेंटल इलनेस में आ जाता है? तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि नशा जो है एक लत है, एक आदत है। लेकिन जब हम लोग एक साइकियाट्रिस्ट, एक डॉक्टर की तरफ से जब देखते हैं तो हम इसे एक बीमारी के रूप में देखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी हुआ है और ये प्रूव हो गया है कि जो भी नशा है, जो भी डिपेंडेंस हो जाता है सब्सटेंस के ऊपर, जैसे अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल डिपेंडेंस जब हो जाता है तो वो एक बीमारी है, ये सिद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पे जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं तो उनकी अगर फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो उनके फैमिली में किसी ना किसी को भी ये अल्कोहल डिपेंडेंस की बीमारी होती है। तो ये इनहेरिटेबल टेंडेंसी है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिनका एडिक्टिव पर्सनालिटी होता है, तो वो भी इनहेरिटेड रहता है अपने फैमिली मेंबर्स से, और इसके लिए स्पेसिफिक जीन्स भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो वो जीन्स ट्रांसमिट होती है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है अल्कोहल डिपेंडेंस होने की। तो इसलिए हम इसे आदत या लत नहीं समझते हैं, हम इसे एक मेंटल डिसऑर्डर समझते हैं। सर किस स्टेज पे किसी भी अल्कोहलिक या नशा लेने वाले इंसान को आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि अब वो नशे की लत की तरफ या एडिक्शन की तरफ या मेंटल डिसऑर्डर की तरफ वो चला गया है? ऐसी चीज की आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलती है? क्या कोई इसका टेस्ट होता है? तो जब भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि शुरुआत जो है वो ओकेजनल से शुरू होता है, कि कभी कभी सोशली ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो शुरू में जो किक बैठती थी 2 या 3 पैक के बाद में, तो कुछ दिनों बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाता है और वो उतना किक उनको बैठता नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन बढ़ने लगती है। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उनको वो समय हो गया तो उनको याद आने लगती है कि अब समय हो गया है, अब किसी दोस्त को फ़ोन करे या किसी दोस्त का फ़ोन आएगा तो राह देखने लगते हैं, तो टाइम चेक करने लगते हैं कि अब समय हो गया है, तो पैर वहाँ खींचने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो रेगुलर ड्रिंकिंग उनका जब शुरू हो जाता है और फिर जब क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो हार्मफुल ड्रिंकिंग की तरफ वो लोग पहुँच जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आपका जो बॉडी है वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है। तो अगर उनको अल्कोहल नहीं मिला तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब तलब लगने लगती है, अगर अल्कोहल नहीं लिया तो नींद नहीं आती है, हाथों में कंपन होने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है। तो जिसको एडिक्शन है उसको अगर आप रोकते हैं तो उसकी चिड़चिड़ होने लगती है। तो ये जो स्टेज है ये डिपेंडेंस की स्टेज है। तो जहाँ पर टॉलरेंस डेवलप हो चुका है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है वो अल्कोहल की तरफ डिपेंड करने लग गया है, और उसके बगैर हमें फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं विड्रॉल के, तब हम समझते हैं कि ये अब अल्कोहल डिपेंडेंस की तरफ चले गया है, ये एक बीमारी की तरफ चले गया है। सर एक चीज़ बड़ी बोली जाती है हमारे इंडियन फैमिलीज में कि यार ये मन से पी रहा है, ये मर्जी से पी रहा है, ये तो इसका मन करे तो छोड़ देता है, इसका मन करे तो पहली चीज़ जो आपने बताई कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा एडिक्टेड है, जो बंदा बीमार है, उसकी कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ गलती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी गलती उसी की है। तो देखा जाए तो जहाँ पे जेनेटिक्स प्ले करता है रोल, तो हम उसको नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। तो नेचर जो है वो मतलब जेनेटिकली जो जीन्स आए हैं उसमें एडिक्टिव पर्सनालिटी आ जाती है या वल्नरेबिलिटी टू गो फॉर एडिक्शंस आ जाता है। और नर्चर का मतलब होता है कि उसको बचपन से जो अपब्रिंगिंग मिली है, तो वो अगर उसके पिताजी अल्कोहलिक है तो उस माहौल में वो पला बड़ा है, तो बचपन से वो देखते आ रहा है कि पिताजी काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आके रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली परमिशन मिल जाती है कि यही तरीका है ज़िंदगी जीने का, मेहनत करो और थकान दूर करने के लिए ड्रिंक लो। अगर कोई सेलिब्रेशन वाला मौका आता है तो देखता है कि पिताजी उनके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बचपन से उनको इस तरह से कंडीशनिंग होने लगती है कि एन्जॉयमेंट का यही तरीका है, रिलैक्सेशन का यही तरीका है। और जब पिताजी को संडे को देखते हैं कि जिस दिन काम नहीं होता है तो वो दोपहर में भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, तो टाइम पास करने का भी ये अच्छा तरीका है, ऐसा इनडायरेक्ट कंडीशनिंग होने लग जाता है।
तो नेचर मतलब जीन्स और नर्चर मतलब अपब्रिंगिंग, तो दोनों का असर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ते रहता है। तो सर सीधा सीधा हम यही कह सकते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में कोई अल्कोहल लेने वाला है, जेनेटिकली भी इनहेरिटेड हुई हैं चीज़ें, तो सीधी सीधी बात है कि बच्चे की संभावना अल्कोहल की तरफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा रहेगा और उसका एडिक्शन भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यही तो आश्चर्य की बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं बचपन में कि ये सब मैंने देखा है माहौल, तो मैं कभी जिंदगी में अल्कोहल नहीं लूंगा। और वही बच्चे कुछ दिनों बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तब जो सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, तो उनको जब कोई फ्रेंड्स जो है उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं या रिजल्ट्स लगते हैं, एग्जाम्स में पास हो जाते हैं, तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी जो आजकल नॉर्म बन गया है कि ड्रिंक्स लेना है, पार्टीज करना है, तो बचपन में जो उसने डिसाइड किया है वो भूल जाता है और सोशली ड्रिंकिंग कर पाएगा ये सोचकर वो शुरू हो जाता है। और इनहेरेंट टेंडेंसी तो है, फिर वो वल्नरेबल होता है आगे बढ़ने के लिए, टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, डिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए। तो वो फिसलते जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब एडिक्शन की तरफ पहुंच जाता है। एक चीज़ ये बहुत अच्छी क्लियर की आपने कि अगर कोई एडिक्शन में चला गया है तो ये उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगर वो चला गया है तो इलाज जो है वो पॉसिबल है अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लोगे। क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया कि अगर ये डिजीज़ है तो आपको डॉक्टर के पास ही आना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। सर एक चीज़ और मैं क्वेश्चन ऐड ऑन करूँगा कि ड्रग लेना जो है, आपने आंसर तो दे ही दिया है सर, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल या ड्रग लेना इंसान शुरू करता है? तो हर एक की स्टोरी अलग होती है, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे शुरुआत तो क्यूरियोसिटी से होती है। तो जब बच्चा यंग रहता है, 9वीं 10वीं में होता है, तो उसको अट्रैक्शन रहता है कि ये क्या होता होगा, लोग ये एंजॉय करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, बोलते हैं किक बैठता है, तो ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो हर बच्चे को जल्दी बड़ा होना होता है, तो जैसे बड़े हरकतें करते हैं वैसे करेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा लगता है उसको। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी और जल्दी बड़े होने के चक्कर में ये शुरुआत एक्सपेरिमेंटेशन होने लगती है। और फिर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे एग्जाम्स का टेंशन हो जाता है, कुछ फेलियर्स आ जाते हैं, कभी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाता है या स्ट्रेस आ जाता है। तो उस स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ये जो ओकेजनल ड्रिंकिंग जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। और जब उसे लगता है कि अगर ये जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ड्रिंक ले लिया तो मैं सो पाया, तो अगली बार भी उसको ऐसा लगता है कि जब भी स्ट्रेस आएगा तो ये मुझे ड्रिंक हेल्प करेगी। इस आशा में वो उसका कंडीशनिंग होने लगता है, और फिर रेगुलर ड्रिंकिंग होने के बाद में फिर डिपेंडेंस के स्टेज पर पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। सर इसमें आपने बात करी क्यूरोसिटी की। बचपन से सिखाया जाता है कि शराब जो है, शराब से दूर रहना है, उसके बाद घर में ही लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो गैप्स हैं कि अगर बच्चे को बोला जाए कि नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तो उनके माइंड जो है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि यार नहीं, कुछ तो है इसमें जो मज़ेदार है, जो मुझे करना चाहिए। तो ये जो गैप्स हैं कि एक तरफ बोला जाता है कि बच्चों को शराब से दूर रखना है उनको, तो इसको कैसे पूरा कर सकते हैं सर, अगर मेरी ऑडियंस में कुछ नए बच्चे देख रहे हो या उनके पेरेंट्स देख रहे हो तो अक्सर ऐसा होता है कि हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होता है। तो कुछ बच्चे जो रहते हैं वो पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेबिलियस नेचर रहता है उनका, तो उनको रिबेल करके वो चीज़ करनी होती है। और जो छुप छुप के करने वाली जो चीज़ है, चोरी चोरी करने वाली जो चीज़ है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा थ्रिल लगता है। तो कुछ जो थ्रिल सीकिंग पर्सनालिटी के जो लोग हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा रहती है कि उनको अगर मना करे तो वो ज़्यादा करते हैं। तो सर यही आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स को करनी है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप से है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहना पड़ेगा, ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चा इस तरफ स्लिप ना कर जाए। सर यहीं से अगर हम टीनेज की बात करें तो पीटीआई टीचर होता है, म्यूज़िक टीचर होता है, उसके बाद सेक्स एजुकेशन भी 10th से वो चैप्टर शुरू हो जाता है। तो नशा जो है, नशा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है देश में। तो क्या स्कूल के
लेवल से ही नहीं, डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल हेल्प या फिर अवेयरनेस होनी जरूरी, मैंडेटरी होनी चाहिए? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है और ये हम लोग ने करना शुरू भी कर दिया है। तो 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग डिस्कशंस रखने लगे हैं अभी। तो स्कूल्स में जाने लगे हैं, कॉलेजेस में जाने लगे हैं और इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने लगे हैं। तो अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गया था, तो वहाँ पे 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो ऐसा ही एक डिस्कशन रखा था। तो बच्चों ने काफ़ी सारे सवाल भी पूछे, डिस्कशन में भाग भी लिया और ये जो टॉपिक है इसके तरफ उनको सेंसिटाइज किया गया कि जैसे एक ऐसी आम लोगों की धारणा होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ एक बार तो भी करके देखना चाहिए। तो मैंने पूछा बच्चों को कैसे, कितने लोगों को लगता है, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया और फिर हमने वहाँ से डिस्कशन आगे बढ़ाया कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक बार तो भी करके देखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे एडिक्शन है, तो जो केमिकल सब्सटेंस इतना उसकी क्वालिटी ऐसी रहती है कि वो आपको उसमें खींच लेता है। हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस हो गए ना, हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ एक बार करके देखना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये सोचने को हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। सर अगर बच्चों को पहले ही बता दिया गया भैया ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, बट गलत क्यों है ये बताना ज़रूरी है। होता है ना कि शराब मत पियो, ड्रग्स मत लो, बच्चे के माइंड में ये रहता है कि यार ऐसा क्या है, दुनिया तो ले रही है, बट उसको ये रीज़न बता दिया जाए कि क्यों नहीं करना, दीज आर द रिजल्ट्स, ये देखो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा होता है, ये फिब्रोसिस सिरोसिस तक भी बात चली जा सकती है। तो जब ये सब चीज़ें ओपन अप कर दी जाएंगी बच्चों के सामने, उसको साइंटिफिकली समझा दिया जाएगा कि यार ऐसा भी कंडीशंस हो सकती हैं, विद प्रॉपर स्टैट्स अगर बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अवेयर हो जाएंगे एंड जो ये एडिक्शन का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम होने के कगार पर रहेगा। सर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है हमेशा यही रहता है, अरे छोड़ दी, मैंने भी तो छोड़ी है, विल पावर से छोड़ दी, जो मन है, मन करे पियो, मन करे मत पियो। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जब एडिक्शन में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, तो विल पावर विल पावर विल पावर, हर जगह समाज में यही रहता है कि विल पावर से छोड़ दो। तो सर इस पे क्या विचार है सर आपका? मेरे कुछ पेशेंट्स की मुझे याद आ गई, तो वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर नशा छोड़ना बहुत आसान है, मैंने 10 बार नशा छोड़ा है। तो 10 बार नशा क्यों छोड़ने पड़ा? क्योंकि 10 बार पकड़ा उसको फिर से, इसलिए 10 बार छोड़ना पड़ा ना। तो अक्सर लोग किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं या घर वालों के प्रेशर में आ जाते हैं और विल पावर से नशा छोड़ देते हैं। लेकिन विल पावर जो उस दिन 100% होता है, तो एक हफ्ते बाद वो 80% हो जाता है, फिर कुछ हफ्तों बाद 60% हो जाता है, तो उस टाइम पे वो वल्नरेबल हो जाते हैं। तो सिर्फ विल पावर से नशा नहीं छोड़ सकते हैं, तो प्रोसेस फॉलो करके समझदारी से नशा छोड़ा जा सकता है। सर यहाँ पर साइकाट्रिस्ट, न्यूरो साइकाट्रिस्ट की बात करें, न्यूरो की बात करें तो सर हेलोसिनेशंस पे, सीजर्स पे भी मैं बात करूँगा, विड्रॉल्स पे भी, लेकिन जो ब्रेन पे अगर कोई मॉडरेट ड्रिंकर है या फिर सोशल ड्रिंकर है, आजकल बहुत रील्स हैं, इवन अ सिंगल पैक कैन श्रिंक योर ब्रेन, रील्स में देखने को मिलता है। क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो सर थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगल पैक से तो ब्रेन श्रिंक नहीं होता है, लेकिन रेगुलर ड्रिंकिंग से डेफिनेटली ब्रेन पर असर पड़ता है। तो आपका हैवी ड्रिंकिंग होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, कम ड्रिंक भी ले रहे हैं, जैसे 90 ml ले रहे हैं डेली, लेकिन आप 10 साल के लिए ले रहे हैं तो भी आपको वो उतना ही डैमेज करेगा। तो जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं उनको जल्दी डैमेज करेगा, जो लोग कम ले रहे हैं ये सोचकर कि मेरा तो मॉडरेशन में है, लेकिन डेली वो स्लो पॉइजन ले रहे हैं और धीरे 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 डैमेज होने ही वाला है। सर जहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि डॉक्टर बोलते हैं सर्दियों में ब्रांडी पीनी चाहिए, रम पीनी चाहिए, 2 पैक तो फायदेमंद होते हैं। तो सर इस पे बताइए सर, ये बहुत बड़ा मिथ है और मतलब हर जगह में को सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, और बचपन से भी यही सुनने को मिलता था, देखो भाई थोड़ा सा लोगे तो दवाई की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ WHO बोल रहा है कि नो अल्कोहल कंजप्शन इज सेफ फॉर हेल्थ। सर
इस पे बताइए सर। तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है जो कहते हैं कि लिमिट में अगर आप लेंगे तो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, या जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि दवा जैसे पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे सोसाइटी में लिमिट ही तो क्रॉस कर देते हैं। तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि उसी की शराब बढ़ती है जो लेता है, जो लेता ही नहीं उसकी नहीं बढ़ती। तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए तो इस लेवल तक नुकसान कर लेते हैं। तो आंख से क्यों खेलना चाहिए ना, जहाँ पे बिल्कुल पता सर, है बिल्कुल वही। कि यहाँ पे जलने का खतरा है, तो उससे क्यों खेलना चाहिए। अगर आपको हार्ट का ही ख्याल रखना है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डाइट का ख्याल रख सकते हैं, तो अच्छे तरीके भी तो है। तो आग से क्यों खेलना है। बट सर एक स्टेटमेंट जो अभी WHO ने बताई है कि नो अल्कोहल कंजप्शन इज सेफ फॉर हेल्थ, सर ये मतलब एक बूंद भी नहीं है सर सेफ, इस पर बताओ सर। तो इसका बेसिकली यही कारण है कि पीपल कांट स्टॉप एट इन द लिमिटेड अमाउंट। देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप टॉलरेंस ना, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है तो वही मज़ा उसमें नहीं आता है, और फिर वो क्वांटिटी बढ़ते जाती है और फिर डिपेंडेंस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ बेटर नॉट टू ट्राई, नॉट टू बिगिन ओनली।